नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय जंग छिड़ी हुई है, कारपोरेट हाउस की जंग छिड़ी हुई है। रोज आप अडानी भैया की कहानियां सुन रहे हैं। देश में दो खेमा हो गया है, एक जो अडानी के पक्ष में है पत्रकारों का और एक जो खिलाफ है। ये कारपोरेट बार है, इसमें सब शामिल होते हैं। मीडिया कब शामिल होता है, कैसे शामिल होता है, इसका एक मैं बहुत मजेदार किस्सा आपको बता रहा हूँ। बताते बताते मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं भी किसी कारपोरेट घराने का शिकार हुआ। शिकार बल्कि शब्द गलत है, मेरे को यूज कर लिया है कारपोरेट घराने ने। तो एक मैं आपको बहुत मजेदार किस्सा बता रहा हूँ। 2007 के बाद की बात है। मायावती एक पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और बड़ा हल्ला हो गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मायावती आएंगी और पूरे बहुमत से आ जाएंगी। कुछ ही महीने बीते, मेरे एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, दिल्ली से उनका फोन आया। बोले संजय, एक शख्स हैं, उनके पास में एक बड़े कारपोरेट घराने अनिल अंबानी की कुछ खबरें हैं और दस्तावेज के साथ है, क्या तुम छाप पाओगे? तो मैंने कहा, आप तो जानते हो मेरे बारे में। बोले हाँ, उन्होंने बड़ा ढूंढ के ये कहा है कि एक ही अखबार है, एक आदमी है जो किसी के खिलाफ भी छाप देता है, डरता नहीं है। तो ये अभी की छवि नहीं है, ये 2007 से उससे पहले से बनी आ रही है कि हमारे पास खबर आएगी तो छपेगी जरूर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ये 4 PM के बारे में आप सब जितने जानते हैं, अभी भी वो धारणा बनी हुई है कि अगर मेरे पास खबर आएगी तो खबर छपेगी। तो उनके एक जनरल मैनेजर जो मेरे मित्र थे, उनके जो मित्र थे, उनके भी जनरल मैनेजर एक दिन मेरे पास खबर लेकर आए। दादरी की ज़मीनों का मामला था, किसानों की ज़मीन ली गई थी और बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। अगर कोई मुझे कोरियर से भेज देता, मैं तब भी खबर छाप देता, क्योंकि कागज़ थे, सबूत थे, किसानों के उत्पीड़न की खबर थी। मैंने फुल पेज स्टोरी छापी। तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी खबर छाप दूंगा। और मैंने उनसे पूछा, आपका इस खबर से क्या ताल्लुक है? बोले, मेरे कुछ मित्र हैं, किसान हैं, उनकी ज़मीनें गलत तरीके से ली गई हैं। खबर छपी और बहुत हंगामा हुआ खबर पे। उसके करीब 1 महीने बाद उनका फिर फ़ोन आया। बोले, संजय जी, इसी से संबंधित, अंबानी जी के कारनामों से संबंधित एक खबर और है। मैंने कहा, भेज दीजिए। अखबार वाले को खबर मिले, सबूत के साथ मिले, दस्तावेज के साथ मिले। तो अगली बार जब वो उनके साहब वो खबर लेकर आए और बढ़िया दिल्ली की एक मिठाई का डिब्बा भी लेकर आए, मैंने उनसे कहा, यार ये सब मत लो, खबर ही बहुत है। उसके बाद जब वो मेरे ऑफिस में आए तो एक विधायक बहुजन समाज पार्टी के बैठे हुए थे। उनके सामने ही बात चलने लगी और पुरानी खबर का जिक्र चलने लगा। तो मैंने पर्चा कराया तो उन्होंने तेज स्मार्ट आदमी से, विधायक जी से कहा कि विधायक जी, अगर आप इस खबर पे मुख्यमंत्री को शिकायत लिख देंगे तो किसानों का भला हो जाएगा। विधायक ने शिकायत लिख दी। बोले, मैं और 2-3 विधायकों से लिखवा देता हूँ। ये मेरे ऑफिस में की बातचीत थी। तो मैं हंसने लगा कि मैं, कर लीजिए, सब आप लोग एक ही हो जा रहे हैं, सब आपका काम चला जा रहा है। विधायक जी ने शिकायत विकायत करा दी। हमने खबर छाप ली थी, क्योंकि किसानों की थी, बहुत दस्तावेज से खबर छप गई। अब जो मित्र, दिल्ली वाले मित्र ने जिनसे मेरी बात कराई थी, वो बहुत गदगद हो गए। 2-3 खबरें छप गई, विधायकों ने चिट्ठी लिख दी, हंगामा बच गया था। तो उसके 2 महीने, 1.5 महीने बाद उन्होंने कहा कि संजय जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। एक्चुअल में मेरे दोस्त की ज़मीन का मामला नहीं था, मैं एक दूसरे कारपोरेट घराने के लिए काम करता हूँ। बल्कि नाम भी बता दे रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मुकेश अंबानी जी के लिए काम करता हूँ। अब मैं चौंका। मैं कहा, यार तुम जिसकी खबर छपा रहे हो वो तो उनका भाई है। तो उन्होंने मुझसे जो लाइन कही वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट में कोई किसी का भाई नहीं होता, सब एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुकेश अंबानी क्या काम करते थे या नहीं करते थे, उन्होंने मुझसे यही कहा। उसके 1 हफ्ते बाद फ़ोन आया कि मुकेश अंबानी जी आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ समय दे दीजिए। आप सोचो, 2007-8 में उनका फ़ोन आया। हम, मैं गड़बड़ाया। मैं कहा, यार कहाँ मैं लखनऊ में, कहाँ मुकेश अंबानी। लेकिन मेरी आदत है, कोई बहुत बड़ा आदमी मुझे बुलाए, इस तरह मेरी ज़िंदगी में कई वाक़ये हुए हैं, तो मैं टालता हूँ थोड़े। मैं एकदम ये नहीं हूँ कि मुकेश अंबानी बुलाए मैं कह दूँगा कल भागे भागे चले चलो। मैं कहता हूँ, यार अगले महीने बात करेंगे, मेरा स्टाइल है ये। तो मैंने उनसे भी कहा कि इस महीने मैं बहुत व्यस्त हूँ, अगले महीने देखते हैं। तो वो हैरान, बोले, मुकेश अंबानी? मैं कहा, मैं साहब सुन लिया मुकेश अंबानी, लेकिन मैं इस महीने बहुत व्यस्त हूँ, मेरे कार्यक्रम में मैं नहीं आ सकता। ये सब हो गया, लेकिन वो मुझसे बात करते रहे खबरें के आदान प्रदान का। और मुझे थोड़ा ख़राब भी लगा। मैं कहा, ये पहले बार बताना चाहिए था कि भाई अगर आप वाकई में मुकेश अंबानी का काम कर रहे हो तो मुझे को एक तरह का यूज किया उन्होंने। तो मेरा मन थोड़ा ख़राब भी हुआ इस बात से। तब तक वो नीरा राडिया का टेप आए और उस टेप में जब लीक हुआ तो जो सज्जन मुझसे बात कर रहे थे, वो नीरा राडिया के टेप में उनकी रिकॉर्डिंग भी आई। वो नीरा राडिया के लिए भी काम करते थे। मेरी सच में हवा खराब हुई। मैं कहा, कितने बड़े बड़े लोगों की कितनी लंबी लंबी कहानी है, मेरे जैसा इंसान भी
इस रैकेट में बेवजह में शामिल हुआ। तो मैं हंसा, मैंने कहा किसी तरह मेरी रिकॉर्डिंग भी आएगी, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था। मेरी रिकॉर्डिंग में यही था कि भाई साहब हमारे पास तो जो खबर होगी सबूतों के साथ होगी, दुनिया में किसी के खिलाफ हम जरूर छापेंगे, हमारे यहाँ खबर आने का मतलब खबर छपेगी। तो मैं तो हंस रहा था कि मेरी आएगी रिकॉर्डिंग, तो मैं उतने बड़े पत्रकारों के संग नहीं हूँ। दिल्ली में मैंने बड़े बड़े पत्रकार देखे जो इस तरह का काम लॉबिंग वॉबिंग करते हैं। मैं कहा मेरे को किसी से मतलब नहीं है। खैर वो बात आई गई होगी। इस समय जो जंग चल रही है तो मुझे वो पूरा किस्सा याद आया कि आपको बताऊं। आज मैं एक ऐसी ही जंग के बारे में आपको बताऊंगा जिसने देश को हिला दिया था। जिस कारपोरेट की जंग में मीडिया इन्वॉल्व हो गई थी, नेता इन्वॉल्व हो गए थे, और वो शायद इस भारत के कारपोरेट जंग की एक सबसे बड़ी जंग थी। तो आज मैं उसकी कहानी सुना रहा हूं। मजेदार कहानी है, पूरी कहानी सुनिएगा जरूर। 2006 में मधुर भंडारकर की एक फिल्म आई थी कारपोरेट। अगर आपने ना देखी हो तो पिक्चर देखिएगा जरूर। इस फिल्म में दो कारपोरेट घरानों की आपसी जंग में उलझने और बाद में दोनों की दोस्ती गांठने की कोशिशों को बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। बिल्कुल इसी फिल्म की तरह आज मैं आपको देश के दो कारपोरेट घरानों की एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो आगे चलकर हिंदुस्तान की सियासत और मीडिया से भी जुड़ती हुई चली गई। इसी लड़ाई से उपजी परिस्थितियों ने अमिताभ बच्चन तक को अपनी जद में ले लिया था और अंततः सत्ता का एक ऐसा संग्राम छिड़ा जिससे ना सिर्फ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को आपने सामने लाके खड़ा कर दिया, बल्कि नौबत यहां तक आ गई कि उसी वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऐसी तोप चलानी शुरू करी जिससे प्रधानमंत्री का इकबाल खत्म हो गया और उन्हीं वित्त मंत्री को जनता ने प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया। आइए मैं आपको इस कारपोरेट बार की और देश की सबसे बड़ी कारपोरेट बार की पूरी कहानी बताता हूं। धीरूभाई अंबानी का नाम तो आप सबने सुना होगा। वही धीरूभाई अंबानी जिन्होंने सिर्फ 2 दशकों में अपनी रिलायंस इंडस्ट्री को टॉप पर पहुंचा दिया था। लेकिन धीरूभाई की तरह आपने नुस्ली वाडिया का नाम भी सुना होगा। जी हाँ, वाडिया खानदान यानी बॉम्बे डैंग। कितने बढ़िया विज्ञापन आते थे, हम लोग छोटे थे, बॉम्बे डैंग का विज्ञापन छा गया था। बॉम्बे डैंग के मालिक, वाडिया खानदान के मालिक और उनकी जंग। हम सबके घरों में आज भी बॉम्बे डैंग के सूट पहनने का को स्टेटस सिंबल कई जगह माना जाता है। अभी भी बॉम्बे डैंग और रेमंड इन सब के सूट्स लोग पहनते हैं। इसके अलावा नुस्ली वाडिया की एक और पहचान है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना के नाती हैं। 80 के दशक में नुस्ली वाडिया और धीरूभाई अंबानी दोनों आमने सामने आ गए थे। चूंकि दोनों कपड़ों के व्यवसाय में थे, लिहाजा दोनों के बीच कारपोरेट बार की नौबत पैदा होना स्वाभाविक ही था। लेकिन फिर भी वाडिया और धीरूभाई अंबानी में एक फर्क था। वाडिया खानदान किसी को भी चुनावी चंदा वगैरह नहीं देता था, नेताओं से दूरी रखता था। यहां तक कि एक बार इंदिरा गांधी को भी अपने दरवाजे से उठा चुका था, मना कर चुका था। बॉम्बे डैंग की पहचान पूरी तरह से नियम कायदे का पालन कराने वाले उद्योगपति की रही थी। मगर धीरूभाई इसे ठीक उलटते हैं। उनको नेताओं की सोबत में उठना बैठना ये सब अच्छा लगता था और कहा भी जाता था कि वो किसी भी नेता से अपना कोई भी काम निकलवाने की कला बखूबी जानते थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को एक दौर में भारत का वित्त मंत्री नहीं बल्कि व्यंग विनोद की भाषा में रिलायंस का वित्त मंत्री कह दिया जाता था। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। 80 के दशक में एक दिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी संसद में बोल रहे थे। अपनी स्पीच में बार बार आत्मनिर्भरता शब्द पर जोर दे रहे थे, यानी देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे। अब चूंकि प्रणब मुखर्जी साहब अंग्रेजी में बोल रहे थे तो आत्मनिर्भरता के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस। इस पर समाजवादी नेता मधु दंडवते ने उन्हें टोकते हुए कहा, वित्त मंत्री जी सेल्फ जोड़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ रिलायंस भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा। ये दंडवते साहब के बोलते पूरे सदन में जबरदस्त ठहाका लगा, सब हंसने लगे और मुखर्जी साहब झेप गए। याद रखिए, दंडवते साहब के इस व्यंग पर ठहाका लगाने वालों में सिर्फ विपक्ष के लोग नहीं बल्कि कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। सोचिए उस जमाने में कैसे संसद चलती थी। आज के जमाने में भी कोई विपक्षी सांसद ऐसा व्यंग कर दे तो सत्ता पक्ष के लोग उसका जीना हराम कर देंगे। लेकिन प्रणब बाबू की कथित कृपा से उस दौर में भी धीरूभाई पर ऐसी बरसी कि 80 के दशक में उनका कारोबार, कपड़े का कारोबार 200 करोड़ रुपए से बढ़कर 3000 करोड़ तक पहुंच गया।
जबकि वाडिया के बॉम्बे डाइंग का कारोबार सिर्फ 300 करोड़ तक ही पहुंच पाया था। रिलायंस इंडस्ट्री और बॉम्बे डाइंग के बीच लड़ाई का कारण बहुत इंपॉर्टेंट था। दो केमिकल कंपाउंड के उत्पादन पर वर्चस्व कायम करना था। ये थे डीएमटी और पीटीए, जो पॉलिस्टर कपड़ा बनाने के काम आते हैं। नुस्ली वाडिया की पसंद डीएमटी था तो धीरू भाई पीटीए के जरिए पॉलिस्टर बनाते थे। हालांकि बॉम्बे डाइंग डीएमटी का भी इस्तेमाल खूब करता था। ये बड़ी जरूरी चीज होती है जो कपड़ा बनाने में काम आती है। 1981 में धीरू भाई को डीएमटी बनाने का लाइसेंस सरकार से मिला था और इसके बाद धीरू भाई ने पूरे हिंदुस्तान का बाजार ही बदल कर रख दिया था। लेकिन इस दौर में कहा जाता है कि धीरू भाई ने अखबारों में यह खबर चलवा दी थी कि बॉम्बे डाइंग ने डीएमटी बनाने के लिए जिस मशीन का आयात किया है वो दोयम दर्जे की है, खराब है, इसलिए जो भी डीएमटी बनेगा वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं होगा। धीरू भाई पॉलिस्टर बनाने में जब तक डीएमटी का ही इस्तेमाल करते थे, उसे वे विदेशी बाजारों और सरकारी कंपनी आईपीसीएल से खरीदते थे। कहा जाता है कि कुछ पुराने मनमुटाव के कारण वो बॉम्बे डाइंग से डीएमटी खरीदना ही नहीं चाहते थे। यही नहीं, उनकी योजना भविष्य पूरी तरह डीएमटी से पीटीए की तरफ शिफ्ट होने की थी। अब आता है साल 1982। मंदड़ियों के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के भाव गिराकर फिर खरीदने के मंसूबों पर पानी फेरते हुए धीरू भाई अंबानी रातों रात मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बेताज बादशाह बन गए थे। वो यही नहीं रुके। कुछ दिनों बाद उन्होंने डिवेंचरों, जिसको ऋण पत्र कहते हैं, उनको शेयरों में बदल दिया, जबकि ऐसा करना गैर कानूनी था। लेकिन ना तो बाजार और ना ही संसद में हल्ला मचा। कारण आप समझते हैं। जब प्रणब मुखर्जी जैसे दोस्त सत्ता के गलियारों में मौजूद हो तो भला कौन धीरू भाई का क्या बिगाड़ लेता। मगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी का दौर आ गया। प्रणब बाबू न सिर्फ वित्त मंत्रालय से रुखसत हुए बल्कि कांग्रेस से भी निकाल दिए गए। उनकी जगह वित्त मंत्री बना दिए गए यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में डकैतों के एनकाउंटर का अभियान चला चुके। इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री के रूप में डालडा में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाकर अपनी एक बेहद ईमानदार और सख्त प्रशासक की छवि बना चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के वित्त मंत्री बनते ही शुरू हुए धीरू भाई अंबानी के दुर्दिन। सिर्फ धीरू भाई अंबानी नहीं बल्कि राजीव के दोस्त अमिताभ बच्चन के भी बुरे दिन शुरू हुए। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। अब आता है साल 1985। मई के महीने में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने डीएमटी और पीटीए को आयात के लिए प्रतिबंधित सूची में रख दिया। इसका सीधा मतलब था कि कंपनी को आयात करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यही खेल शुरू होता है। मंजूरी की प्रक्रिया लंबी होने की वजह से रिलायंस को नुकसान हो सकता था। उधर उसके प्लांट को तैयार करने के लिए पीटीए देने में 1 साल का समय और था। इन सब बातों का मतलब था कि रिलायंस को अब बॉम्बे डाइंग से डीएमटी लेना होगा। लेकिन इसका मतलब था 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। सोचिए उस दौर में, क्योंकि उस वक्त डीएमटी आयातित पीटीए से प्रति टन 4000 रुपए महंगा था। और फिर धीरू भाई ये बहुत जिद्दी थे। वो नस्ली वाडिया के साथ व्यापार करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। सरकारी तंत्र में बैठे हुए उनके लोगों से उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि यह होने जा रहा है। उन्होंने मात्र 2 दिनों में दुनिया भर से जैसे तैसे करके तकरीबन 60,000 टन पीटीए का आयात करने के लिए 110 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिए थे। अब साल भर तक उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। इन लेखों में समझाया गया था कि कुछ फर्जी कंपनियां बैंकों से 18% ब्याज पर लोन लेकर 13 से लेकर 15% मुनाफा देने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिवेंचर खरीद रही हैं। फौरी तौर पर यह सरासर घाटे का सौदा था। पर यही इस किस्से में एक तोड़ था, यही खेल था। खरीदे गए डिवेंचर बाद में शेयर में तब्दील करवा लिए जाते थे और कंपनियों को भारी मुनाफा होता था। रिलायंस के शेयर उस समय तक कीमती माने जाने लगे थे। अखबार ने इल्जाम लगाया कि यह सारी कंपनियां धीरू भाई और उनके सहयोगियों की है। बैंकों का रोल सामने आने से रिजर्व बैंक के इस स्कीम को बंद करने का आदेश दे दिया और यहीं से इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर
रामनाथ गोयनका ने नुक्सी वाडिया का साथ पकड़ लिया। मैंने कहा ना, इस कारपोरेट की जब लड़ाई होती है, जैसे मेरे तक खबरें आई, मेरे छपवाई गई, इस तरह से बड़े पत्रकारों को कारपोरेट अपना हथियार बनाता है। इसी बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह को कथित तौर पर धीरू भाई अंबानी और अमिताभ बच्चन, क्योंकि दोनों के यहाँ खूब छापे पड़े थे, उनके दबाव में वित्त मंत्री पद से हटाकर रक्षा मंत्रालय दे दिया गया। लेकिन रक्षा मंत्रालय में जाते ही बोफोर्स का मुद्दा उनके हाथ लग गया और फिर आगे की कहानी तो सभी जानते हैं। क्या राजीव गांधी, क्या अमिताभ बच्चन, क्या धीरूभाई अंबानी, राजा मांडे ने तीनों से लोहा लिया और उनके इसी साहस और हिम्मत ने उन्हें लोकप्रियता के आसमान तक पहुंचा दिया। हालांकि इसी दौर में धीरूभाई के करीबियों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर बॉम्बे डैंग के नुस्ली वाडिया से नजदीकी होने के आरोप भी लगाए, मगर वो दौर ही विश्वनाथ प्रताप सिंह का था। तब उनके लिए नारा लगता था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। लेफ्ट यानी कम्युनिस्ट, राइट, भारतीय जनता पार्टी, दक्षिणपंथी, सब इस फकीर के पीछे लामबंद हो गए और फिर भारी जन समर्थन के बीच 1989 में वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। मतलब मोदी जी से पहले भी देश को एक फकीर प्रधानमंत्री पद मिल गया था। लेकिन इस फकीर से डरने वालों की किस्मत अच्छी थी कि 11 महीने में इनकी सरकार चली गई और जो आकलन किया जा रहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह 5 साल टिक जाते तो धीरूभाई और अमिताभ बच्चन की बैंड बज जाएगी, वो हो नहीं पाया। बाद के दौर में नरसिंह राव के काल में हालांकि दोनों घराने रिलायंस और बॉम्बे डैंग में काफ़ी हद तक सुलह हो गई थी, बिल्कुल कारपोरेट फिल्म की तरह। तो ये थी कारपोरेट घरानों की लड़ाई। मुझे लगा कि आपको बताऊं कि जब कारपोरेट के पीछे हमले होते हैं, कारपोरेट से दोस्ती होती है, तो क्या क्या कहानियां होती हैं, नेता कैसे इस्तेमाल होती हैं, मीडिया कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। आज के दौर में ये सब बहुत चल रहा है। तो ये कहानी याद आई जो देश की तकदीर को बदलने में, हर जगह सुर्खियां लेने में छा गई थी। तो मैंने सोचा ये कहानी मैं आज आपको सुनाऊं। बताइएगा कैसी लगी ये कहानी और देखते रहिए 4PM। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4PM यूपी, बिहार देखना हो 4PM बिहार और गुजरात देखना हो तो 4PM गुजरात। जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।